चलें देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 60 if three lines स्टूडेंट आगे आ रहे हैं if three lines this is equal to 0 है and if a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0 then lines are concurrent। अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं तो उनके एक्स वाई के कोफिशिएंट्स जो हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं तो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमने जो है वो ये किया था। अच्छा, अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, वो उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है जी, बिल्कुल यही है सर। 59 से सोल्यूशन का होने का नज़र नहीं आ रहा, 59 के सोल्यूशन का होने का नज़र नहीं आ रहा। शायद लिख रहे हैं तो लिख लें जी, ये लें 59 का सोल्यूशन लिख रहे हैं जी, तो लिख लें। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर a1 a2 b1 b2 बराबर है मगर वो c1 c2 के बराबर नहीं है। a और b बेसिकली x और y के कोफिशिएंट्स है ना, अगर इनकी रेशो सेम है, रेशो इनकी सेम तभी होगी जब ये बिल्कुल सेम ही होंगे, और कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है तो वो सेम नहीं होंगे, तो इस वजह से फिर लाइन जो है वो पैरेलल होगी। ठीक है जी, लिख लिया शायद, चलें जी लिख लिया, क्या लिए। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा 60 तो लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट लाइन फॉर डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0 है। 61 if the three lines are concurrent, अगर तीन लाइन concurrent है then matrix formed by the coefficient of their equation should be singular matrix। ठीक है ना जी, ऐसे ही है ना। वो कह रहा है अगर तीन लाइंस concurrent हैं तो अगर एक मैट्रिक्स बनाया जाए जिसमें उसके कोफिशिएंट रखे जाएं इक्वेशंस के, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0 हो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0 होगा। ऊपर दिया हुआ ना 60 और 61 दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। 5x माइनस 3y प्लस 8 इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल हैं तो x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, यानी रिजल्ट होना चाहिए 5x माइनस 3y या इसका कोई भी प्रोडक्ट। तो 10x प्लस 6y नहीं है, 10x माइनस 6y यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय अगर 2 किया उस सूरत में ये हो जाएगा 10x माइनस 6y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन जो है वो क्या है, इसके पैरेलल है। अच्छा, ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर 16 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, तब भी पैरेलल होता, ये ख्याल रखिएगा। अगर 10x माइनस 6y माइनस 7 है ना, तो ये इसके भी वैसे पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। कौन सा, बाहर यहाँ बैठेंगी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये मेरी बेटी तंग कर रही है। चलिए जी, सॉरी। ठीक है, अच्छा वैसे पैरेलल भाई इसके भी है, ये फाउल खेला है, बट ये तो बिल्कुल ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस लाइन के देखें, लेट्स सपोज हम ये कहें ना कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है पैरेलल इक्वेशन है। अभी हमने ऊपर लिखा था पैरेलल इक्वेशन के लिए, हमने कहा था ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस बी वाई और प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके कांस्टेंट डिफरेंट है। पैरेलल होने के लिए x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, x y के कोफिशिएंट सेम है, x y के कोफिशिएंट सेम है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास
5x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी हमारे पास है 10x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें तो 5x माइनस 3y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर है ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये 62 में ऑप्शन ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आप ऐसा करें यहाँ आगे डी ऑप्शन कर दें, बोथ सी एंड डी। इसमें कर दें बोथ सी एंड डी। 62 में डी ऑप्शन लिखे बोथ बी एंड सी, सॉरी सी एंड डी कहाँ से आ गया, बी एंड सी। अच्छा ये नहीं है, यहाँ देखें ए में से अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो 5x प्लस 3y ये परपेंडिकुलर होगा। 5x प्लस 3y, वो 5x माइनस 3y ये परपेंडिकुलर होगा। सर प्लस 7/2 नहीं होगा, प्लस है नहीं ना, माइनस है ना, अरे माइनस है ना, 2 कॉमन निकाला 5x माइनस 3y और प्लस, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, इसका साइन माइनस है तो माइनस 7/2 ही है, ठीक है जी। कांस्टेंट के साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है x और y के कोफिशिएंट। 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ से भी अगर 2 कॉमन निकाला तो 5x माइनस 3y, आगे प्लस 8 आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा बेसिकली कोइंसाइड कर रही है ना ये लाइन, तो ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, और कोइंसाइड है तो पैरेलल तो है ही, और ये भी वही है, ठीक है जी। चलें उसके बाद देखें, अच्छा ये वाली परपेंडिकुलर है, ऑप्शन ए जो है वो परपेंडिकुलर है, ख्याल रखिएगा। अगर 2 कॉमन निकाला, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर के लिए एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना जी। 63 देखें, 63 हैंग हो रहा है, हाँ जी रुकिएगा। 63 देखिएगा, 63 में किसी का मैसेज आया था, तूबा कह रही है ऑप्शन ए, ठीक है जी देखते हैं 63। 3x माइनस 4y, तो परपेंडिकुलर है होगा किसके, 4x माइनस 3y। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 4x और प्लस 3y, तो ऑप्शन ए है, बिल्कुल ठीक कहा जी तूबा ने, ऑप्शन ए है। 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो 4x प्लस 3y, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे, साइन चेंज होगा। यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं मगर साइन चेंज नहीं हो रहा, ख्याल रखिएगा ऑप्शन ए। सो दिस इक्वेशन इज कोइंसिडेंट टू, किसके कोइंसिडेंट है, 2x माइनस 2y माइनस 1, तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन आनी चाहिए। अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें 4, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें 4 तो 2x माइनस 2y माइनस 1 नहीं आएगा, ये रहा। यहाँ से कॉमन निकालें 2, ठीक है जी। जोया कह रही है सी, बिल्कुल ठीक है जी, सी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है जी, सी ऑप्शन है। 2 कॉमन निकाल लें, एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 62 में आप दोनों कर दें, सही है जी। अब देखिए कोइंसाइड कर रहा है, अगर कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 2y माइनस 1, सो ये कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा एक काम, वैसे ये आप 62 में ये कर दें, देखिए ये तो कोइंसाइड कर रहा है ना, तो पैरेलल है तो ये यही ले लें, दोनों को ना करें, बोथ ना करें, ऑप्शन सी ही कर दें। देखिए चूंकि कोइंसाइड जो है ना वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है पैरेलल की, तो ये जो है ना ये कोइंसाइड है, ये जो है ये कोइंसाइड है, ये कोइंसिडेंट है और ये पैरेलल है। तो ऑप्शन सी कर दें, 62 में ऑप्शन सी कर दें पैरेलल,
क्योंकि कोइंसाइड जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि बिल्कुल उसी के ऊपर है, तो होता तो वो भी पैरेलल है, मगर वो एक जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है। पैरेलल तो इन जर्नल पैरेलल किसी के भी पैरेलल हो, तो देखें जर्नल पैरेलल ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर कांस्टेंट भी सेम है तो भी पैरेलल है, मगर फिर हम कहते हैं कि कोइंसाइड कर लेता है। तो अगर कांस्टेंट भी सेम है तो फिर वो कोइंसाइड कर लेता है। तो कोइंसाइड के लिए आप 62 में आप ऑप्शन बी सी कर लें, सी सी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जर्नल है पैरेलल के लिए, ठीक है ना, जर्नल है पैरेलल के लिए। अब कोइंसाइड में तो हम ये कहेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये कहेंगे कि दोनों इक्वेशन जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं। ये पैरेलल की एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ठीक है जी पैरेलल तो है, बट ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है। पैरेलल में तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, कांस्टेंट उसका कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम होंगे। चलिए जी उसके बाद देखिएगा 65, the angle x is equal to y, then angle of x axis is x is equal to y 45। हमने कहा था ना x is equal to y पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है। तो इसकी एंगल क्या होगा, एंगल होगा 45, स्लोप होगा 1, ठीक है ना, कल डिस्कस किया था, हैंड आउट में हमारे पास था। और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर होगा उसका एंगल होगा 135, इंक्लाइनेशन होगा 135 और स्लोप क्या होगा -1, तो ये वो है। द एंगल x इज इक्वल टू माइनस वाई या y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक ही बात है, इसको वहाँ ले जाए उसको वहाँ ले जाए तो माइनस हो जाएगा। इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा 135, ठीक है जी। ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है। उसके बाद हमारे पास है the angle y is equal to 1 by root 3x, then the angle then the angle, ये टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, द इक्वेशन या द लाइन जो भी कहें, ठीक है जी। तो इसका एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होगा। अच्छा एंगल बेसिकली क्या होता है, किसी ने शायद आंसर बताया, जोया कह रही है ऑप्शन ए है, ठीक है जी ऑप्शन ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए वो क्या है, बेसिकली हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हमारे पास जो है ना m स्लोप है, स्लोप जो है वो क्या होगा 1/√3 होगा, एंड वी नो दैट के स्लोप जो है वो होता है tan थीटा, तो थीटा जो है ना वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स स्लोप का, स्लोप का tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1/√3। तो जोया ने कहा कि 30 डिग्री है, चेक कर लें कैलकुलेटर से कि 30 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है जी, tan इनवर्स 1/√3 आप लोग बताएंगे क्या होता है tan इनवर्स 1/√3। 30 डिग्री 30 होता है ना भाई, 30 ही होता है, ठीक है जी। चलो उसके बाद है, ठीक है जी लिख लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप है, स्लोप यहाँ पर आ गया 1/√3। और फिर अच्छा अगर इक्वेशन इस तरह गिवन हो, वो यहाँ देखें, अगर इक्वेशन गिवन हो 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो क्या होगा, अब बताएं जोया, अब बताइए इसका एंगल क्या होगा। बता, वैसे आप लोग बोल भी सकते हैं, मतलब क्लास में तो इतना बोलते हैं चुप ही नहीं होते, या मैसेज के बजाय आप बोल भी सकते हैं, मतलब स्पीक कर सकते हैं, बता सकते हैं माइक ऑन करके कि क्या होगा इसका एंगल, बताइएगा जी इसका एंगल क्या होगा, कोई बताएगा इसका एंगल क्या होगा। वो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम निकाल लिया ना। चलें जी किसी का आंसर आया, हलीमा कह रही है 33.6 होगा, चलें जी इन्होंने तो पॉइंट्स में बता दिया। चलिए क्या होगा, स्लोप निकाले ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, याद है ना जी, स्लोप का फॉर्मूला ये था, स्लोप चाहिए ना जी,
वहाँ तो वैसे लिख लिया, यहाँ ऐसे लिखे 2/3 और एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब शायद 33 बाय समथिंग आ रहा है, कैलकुलेटर से निकाल के देख लें। कैलकुलेटर अब मेरे पास भी है, बिल्कुल ठीक ही इन्होंने कहा कि 33.69 डिग्री आ रहा है। हलीमा सादिया कह रही है कि यस यही है, जोया ने भी 33.6 बता दिया था। ठीक है जी, उनका मैसेज भी आया हुआ है। क्लियर है ना जी, बात समझ में आ रही है? अगर कोई लाइन दी जाए और हमें कहा जाए कि उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, तो देखिए उसका एक्स एक्सिस के साथ अब हम ये कहेंगे कि उसका जो एंगल होगा ना वो इक्वल हो जाएगा क्या, वो इक्वल होगा tan इनवर्स, डायरेक्टली लिखें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -3। एक्स ओवर वाई बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई है, आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, मगर इक्वेशन फिर इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इस फॉर्म में हो और आप यहाँ लिख दें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। पहले वाई वहाँ जाएगा तो वाई का कोफिशिएंट फिर -1 होगा, ख्याल रखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए जी, उसके बाद ये हो गया 67 हो गया। 68, if line making an angle of 60 degree with x axis and intercept है -5 यूनिट ऑन y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी? तो जनाब एंगल है 60, एंगल है 60, तो स्लोप हो जाएगा 1060। 1060 क्या होगा जी? 1060 शायद होता है √3। 1060 क्या होता है जी, बताइएगा? 1060 होता है √3। ठीक है जी, और वो कह रहा है कि एंड इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन वाई, और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट जो है तो हम कहेंगे वो होगा सी, वो है -5। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ मिल रहा है। यानी ये हमारे पास है √3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हलीमा कह रही है कि ऑप्शन बी है 68 का, √3x माइनस वाई नहीं, ऑप्शन बी तो नहीं है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। नो सर, ऑप्शन ए है। हलीमा ने अपना यू टर्न ले लिया। √3x माइनस वाई माइनस 5, ठीक है जी, ये है। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन ए है। 69, द द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? tan इनवर्स, और अभी तो लिखा ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये वाला आप इस पे लगा दें फॉर्मूला, 69 पे भी लग जाएगा। तो क्या है जी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई -7/3, tan इनवर्स -7/3। ठीक है, the angle inclination of this line minus tan inverse minus coefficient of x over coefficient of y, minus coefficient of x over coefficient of y, ऐसे ही है ना। if theta is equal to tan inverse -7/3 then एंगल क्या है? ये तो कोई बात ही नहीं है, एंगल तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, नेगेटिव में आएगा, ऑब्ट्यूस होगा, जो भी आएगा देख लीजिएगा 90 से बड़ा होगा। दो आंसर आ चुके हैं जी, बस सर 70 तक। अच्छा, अक्सर जो है वो सारी क्लास में बस यही मैसेज करती हैं कि बस यहीं तक रहने दें और क्लास ऑफ कर दें और अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, चलिए जी, शजिया शायद नाम है, वो कह रही हैं, वो भी यही कह रही हैं क्लास ऑफ करने का। अच्छा जी, तो ये देखें 71 का क्या होगा? अब ज़रा रुक जाएं 2 मिनट, 73 तक देख लें चले। थीटा है tan इनवर्स -7/3, एंगल क्या होगा? tan इनवर्स -7/3 निकालें, आई थिंक नेगेटिव में ही आएगा, निकाल के देख लें। tan इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय 3, आंसर
नेगेटिव आ रहा है ना, -66 आ रहा है। अच्छा, -66 का मतलब है कि वो तो नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव निकालने के लिए इसको 180 में ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, 10 से एंगल निकालते हैं, नेगेटिव आए, पॉजिटिव निकालने के लिए उसके पीरियड में से माइनस कर दें। पीरियड का मतलब है 180 में से माइनस कर दें, तो 113 डिग्री आ रहा है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 जो है ये कुछ आपका वो आएगा, क्या आएगा, ये आपका वो आएगा, आंसर 90 से छोटा आएगा, 1/3 जो भी होगा निकाल के देख लें। टेन इनवर्स 1/3 90 से लेसर ही आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एक्यूट एंगल है 18.43, फरीदा ने कहा। तो ठीक है जी, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी, अब ये कैलकुलेटर आपको नहीं बताएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90, सो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी ने कोई एमसीक्यूज कुछ और देखना लिखना तो पूछ लें, वरना अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, बस चलो इसमें गाने शुरू हो गए।